This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for Class 9. Unit 3.1 Education and Careers, Reading Comprehension, Chasing Dreams. All exercises. Students, टेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं इस यूनिट का और अब 3.1 की सारी एक्सरसाइजेस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. यूनिट 3.1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाइल रीडिंग, जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा चेजिंग ड्रीम्स, उसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1. रीड द टेक्स्ट एंड राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. क्वेश्चन पढ़ने के बाद नीचे कुछ सवालात दिए गए हैं, उनको पढ़ें और फिर उनके आंसर कंपोज करके उनको अपनी नोटबुक्स में लिखिए. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी. कहानी में कितने किरदार हैं. नंबर 2, राइट देयर नेम्स. बहुत इजी सवाल है, बहुत इजीली आपने क्या करना है कि इनके कैरेक्टर्स के इन सारे किरदारों के नाम लिखने हैं और कितने किरदार हैं. किरदार तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन आपने मेन कैरेक्टर्स को अलग से डिफ़ाइन करना है और नॉर्मल आपने जितने भी किरदार हैं, जैसे कहानी में स्टार्टिंग पे बहन भाइयों का जिक्र है, फैमिली में फादर मदर है, खाला सदूरी हैं. फिर मेन इसमें जो कैरेक्टर हैं दोनों बहन भाइयों का है वो जमील और सारा हैं. इसके अलावा खालिद भी उनका ये भाई है. अभी तक ये 6 हो गए. तो एक उन्होंने कैरेक्टर किसी चचा का जिक्र किया है. एक पेशेंट है, यहाँ पर पेशेंट आता है. फिर एक उसका असिस्टेंट है जिसको वो पूछता है कि और मरीज़ तो नहीं कोई, अल्लाह दीनू. इस तरह से कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं. ठीक है, तो माइनर कैरेक्टर्स के भी नाम लिखने आपने और मेन कैरेक्टर्स के नाम आपने टॉप लिस्ट पे लिखने हैं. जैसे आप इस आंसर को इस तरह से लिख सकते हो, देयर आर मेनी कैरेक्टर्स इन द स्टोरी और एंड स्पेशल कैरेक्टर्स आर. स्पेशल कैरेक्टर में जमील, सायरा, फिर फादर मदर हैं और खालिद आर्म सदूरी. ये सारे मेन कैरेक्टर हैं. उसके बाद जो नॉर्मल छोटे कैरेक्टर हैं जिनका कहीं कहीं पे जिक्र आया एक ही दफ़ा पे, या उनके चिल्ड्रन हैं, लास्ट पे उसकी वाइफ का भी जिक्र था, ये सब का आपने उसके बाद नीचे जिक्र करना है और बाद में उनके नाम भी लिखने हैं. तो इट्स अ रियली वेरी इजी टास्क. यू कैन डू इट इन योर नोटबुक्स. यूनिट नंबर 3.1 की एक्सरसाइज 2 है रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स. कंपेयर योर आंसर्स विद योर पार्टनर. रीड द टेक्स्ट यानी चैप्टर रीड करें फिर से, जो आपने अभी पहले किया है चेजिंग द ड्रीम्स, और फिर आपने ये बताना है कि ये नीचे जो बॉक्स है, कॉलम है, डायलॉग बॉक्स, इसमें 10 डायलॉग्स लिखे हुए हैं. ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में थे जो डायरेक्ट नरेशन. ठीक है, ये किस कैरेक्टर ने कहे. आपने स्पीकर का नाम लिखना है राइट बॉक्स में. जैसे कि नंबर 1 है, यू डोंट सीम ओके, लेट्स हैव डिनर व्हेन वी विल टॉक अबाउट. ये किसने कहा था. जमील जब परेशान था तो उसके फादर ने इसको कहा था. तो आंसर क्या आएगा, फादर. नंबर 2, ओनली मैन हैव टू वरी अबाउट अर्निंग फॉर देयर फैमिलीज. सिर्फ मर्दों को ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यानी कमाने के लिए, कारोबार करने के लिए सोचना चाहिए. ये किसने कहा था, जमील. स्पीकर आएगा यहाँ पर जमील. नंबर 3, वी डोंट गेट एजुकेशन ओनली फॉर अर्निंग मनी. हम सिर्फ और सिर्फ कमाई करने के लिए या कमाने के लिए तालीम हासिल नहीं करते. ये किसने कहा था. ये किसका डायलॉग है, खालिद, स्पीकर. नंबर 4, वी कैन आस्क अल्लाह बचाया टू टेक यू टू द सिटी इन हिज हॉर्स कार्ट. अब ये जब वो बात कर रहा था, जमील बता रहा था कि पिछले साल किसी का इंतकाल हुआ गांव में, कि उसको टाइम पे वक्त पे अस्पताल नहीं ले जाया गया. तो उसकी मदर ने कहा था कि हम अल्लाह बचाए किरदार है, उसको कह सकते कि वो अपने तांगे पे उसको ले जाता, यहाँ एक कोशिश कर सकते थे. ये किसने कहा था, मदर ने. तो स्पीकर ब्लॉक में आएगा मदर. नंबर 5 है, You people have done so much for me. I think now it's my turn to return the favor.
आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है कि मैं आपके लिए भी कुछ करूं। तो ये आंट सदूरी ने कहा था। स्पीकर बॉक्स में आएगा आंट सदूरी। नंबर 6, कैन आई रियली गो एंड स्टडी इन द सिटी? ये सारा ने कहा था। स्पीकर बॉक्स में आएगा सारा। नंबर 7, जमील कैन गो बट सारा शुड स्टे हियर एंड हेल्प हर मदर। अब स्पीकर बॉक्स में क्या आएगा यहाँ पर? ये किसने कहा था? ये फादर ने कहा था। नंबर 8, ओके सन आई विल फॉलो योर एडवाइस। ये किसका डायलॉग है? ये 12 साल के बाद जब स्टोरी का एक सीन डिस्क्राइब किया गया, जब जमील डॉक्टर बन चुका था और वो अपने पेशेंट को चेक कर रहा था, अंकल नूर अली, ये उनका डायलॉग है। उन्होंने कहा था हाँ भाई मैं फॉलो करूँगा आपकी नसीहत को। नंबर 9, नो देयर आर नो मोर पेशेंट्स। ये किसका डायलॉग है? ये जमील के असिस्टेंट का है। जब वो पूछता है कि अभी कोई और पेशेंट तो नहीं है अल्लाह दिनों से, तो वो कहता है कि नहीं। नंबर 10, कम ऑन लेट्स हैव लंच। आइए लंच करते हैं। ये किसका डायलॉग है? ये जमील की वाइफ का डायलॉग है। स्पीकर में आएगा द वाइफ ऑफ जमील। अब इस एक्सरसाइज के आंसर हैं ये। नंबर 1 पे आएगा ये कॉलम जो हमने की है, कॉलम डायलॉग कॉलम है और स्पीकर कॉलम है। स्पीकर कॉलम में जो आंसर्स हैं वो ये हैं: 1 फादर, 2 जमील, 3 खालिद, 4 मदर, 5 आंट सदूरी, 6 सारा, 7 फादर, 8 द पेशेंट नूर अली, नंबर 9 जमील्स असिस्टेंट दीनू, और 10 पे है द वाइफ ऑफ जमील। आप राइट डाउन करना चाहते हैं तो राइट डाउन कर लें, प्लीज टैली कर लीजिए अपने आंसर्स। थैंक यू। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूनिट 3 में हम एक्सरसाइज 3 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3 इज अबाउट वोकैबुलरी। वर्क इन पेयर्स, रीड द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द बोर्ड वर्ड्स गिवन इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक। अब आपने जो पूरी स्टोरी पढ़ी है, चैप्टर पढ़ा है चेजिंग ड्रीम्स, उसमें ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं जो भी नीचे बोल्ड में लिखे हुए ना, बोल्ड लेटर्स में, ब्लैक बोर्ड वर्ड्स। इन बोल्ड वर्ड्स को आपने अंडरलाइन करना है। फिर ग्रुप स्टडीज़ में या अपने फ्रेंड के साथ बैठ के डिस्कस करें, इनके मीनिंग क्या हैं गेस करें और यहाँ पे लिखें। मीनिंग लिखने के बाद आप खुद से इनको चेक भी कर सकते हो ग्लॉसरी से या फिर डिक्शनरी से। और ये पहले भी आप एक्टिविटी कर चुके हो, यानी वोकैबुलरी को सर्चिंग के थ्रू इम्प्रूव करना। इससे आप ज़्यादा जल्दी से सीखते हो, विदाउट स्ट्रेस सीखते हो। आफ्टर यू हैव गेस्ड ऑल द मीनिंग्स, चेक आउट योर आंसर्स फ्रॉम द ग्लॉसरी गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। बुक के लास्ट पे भी ग्लॉसरी दी गई है, वहाँ से भी आप टैली कर सकते हो, वर्ड्स को चेक कर सकते हो। राइट द मीनिंग्स इन द गिवन ब्लैंक्स। आपने इन ब्लैंक्स में उनके मीनिंग लिखने हैं इन वर्ड्स के। The word number 1 is the word shabby means, the word collapsed means, the word reluctantly means, the word preoccupied means, the word obligatory means, the word siblings mean, the word realized means, the word weathered means, the word impressive means, the word backdrop means, the word hosted means, the word born means। अब जहाँ जहाँ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है आपको गेस तो हुआ होगा कि इसके मीनिंग क्या हो सकते हैं पॉसिबल। इनके मीनिंग देखिए। शैबी मीन्स डर्टी रैग्ड, यानी गंदा उजड़ा हुआ, ठीक है, साफ सुथरा ना हो, मट्टी वाला हो, इस तरह डर्टी टाइप। नंबर 2 कोलैप्स्ड, स्लम्प्ड, फेल। कोलैप्स्ड का मतलब यानी एकदम से वो गिर जाना, किसी चीज़ का गिर जाना। तो जमील जो सीन नंबर 1 है, पहला सीन है स्टार्टिंग पे, उसमें एकदम से आके, क्योंकि वो परेशान था, थका हुआ, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आ रहा था और वो बस ऐसे चारपाई पे बैठ गया तो एकदम से। तो
चैप्टर्स के अंदर जो मीनिंग्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वो कॉन्टेक्चुअल यूज़ होते हैं, यानी कि इनके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, लिटरल मीनिंग यूज़ होते हैं। लिटरेचर के हिसाब से वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। वैसे कोलैप्स का मतलब यही है, एकदम गिर जाना, लेकिन ये उसकी कंडीशन को बता रहा है, वजाहत कर रहा है कि किस मूड में था और जमीला और किस तरीके से चारपाई पे बैठा। रिलक्टेंटली का मतलब है अनविलिंगली, यानी बगैर मर्जी के। हेजिटेंटली नंबर 4 पे है प्रीऑक्युपाइड। प्रीऑक्युपाइड का मतलब हॉन्टेड, ऑब्सेस्ड, यानी पहले से किसी चीज़ की गिरफ्त में होना, जहन में कोई चीज़ भारी होना, उसको सोच रहा होना। नंबर 5 मैंडेटरी नेसेसरी, इसका मीनिंग है ऑब्लिगेटरी का मतलब। फिर सिबलिंग्स का क्या मतलब होता है, बहन भाई, ब्रदर सिस्टर्स, रिलेशन। द वर्ड रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, यानी फील, अंडरस्टैंड। नंबर 8 पे है वेदर्ड। वेदर्ड का मतलब है विथस्टूड, एक्सपीरियंस, यानी देख लेना, भांप लेना। द वर्ड इम्प्रेसिव मीन्स रिमार्केबल, अमेजिंग, यानी बहुत ज़्यादा मुतासर कुन, बहुत अच्छा। द वर्ड बैकड्रॉप मीन बैकग्राउंड्स। 11 पे है होस्टेड। होस्टेड का मतलब देना, प्रोवाइड, टू प्रोवाइड समथिंग। 12 सर्वाइव्ड। इम्पोर्टेंट का मतलब है एंड्योर्ड, यानी बर्दाश्त करना। अब इनके मीनिंग्स, हम आपको इनके मीनिंग्स का सॉल्यूशन भी देते हैं, रिटन आंसर्स भी, नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ से आप चाहें तो मीनिंग्स लिख सकते हैं, यहाँ पर अपने से सर्च करके भी लिख सकते हो। और एक बात ज़हन में रखिए कि एक वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग ज़रूरी नहीं कि वही हो। जैसे अगर मैंने रैग लिखा है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी रैग ही लिखें शादी के लिए, क्योंकि आप जब आप सर्च करोगे ग्लॉसरी से या डिक्शनरी से या इंटरनेट से तो डिफरेंट वर्ड्स, लेकिन उनका मीनिंग एक ही होता है। जैसे इसी को तो कहते हैं कि एक मीनिंग और डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सिनोनिम्स। सो नंबर 1 डर्टी रैट, नंबर 2 स्लम्प्ड फेल, ये आंसर्स हैं एक्सरसाइज 3 के। नंबर 3 अनविलिंग, हेजिटेंटली। Number 4 haunted, obsessed. Number 5 mandatory, necessary. 6 brothers and sisters, siblings, relation. 7 feel, understand. 8 withstood, experienced. Number 9 remarkable, amazing. Number 10 background. Number 11 give, provide, and to provide, to give. Number 12 survived, endured, ने बर्दाश्त किया। यूनिट नंबर 3.1 की एक्सरसाइज नंबर 4 है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज विद द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड इन एक्सरसाइज 3। आपने अभी बुक में पहले एक्सरसाइज 3 की है, वोकैबुलरी की एक्सरसाइज, जिसमें वर्ड्स थे, बोल्ड वर्ड्स थे, आपने उनके मीनिंग सर्च किए या लिखे, देख के लिखे। वो जो बोल्ड वर्ड्स हैं जो टेक्स्ट में यूज़ हुए हैं, उनको सेलेक्ट करते हुए आपने ये ब्लैंक्स फिल करनी है नीचे वाली। यू कैन यूज़ ईच वर्ड ओनली वंस। उनमें जितने भी वर्ड्स हैं उनमें से आपने जो भी वर्ड आप यहाँ पे यूज़ करो एक दफ़ा करो, रिपीट नहीं करना। कंपेयर योर आंसर्स विद योर पार्टनर आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड। द फर्स्ट ब्लैंक हैज़ बीन फिल्ड एज एन एग्जाम्पल। पहली ब्लैंक आपके लिए मिसाल के तौर पे सॉल्व कर दी गई है यहाँ पर। द ओल्ड वुमन रिलक्टेंटली गॉट अप फ्रॉम हर बेड। शी हैड डैश मैनी डिफ़िकल्टीज बट नाउ शी हैड बॉर्न। यानी एकदम से एक बूढ़ी औरत थी, वो अपने बिस्तर से उठी, ना चाहते हुए भी वो उठी, और उठ के क्या, जब वो उठी शी हैड, उसके बारे में आगे बताया जा रहा है कि शी हैड बॉर्न मैनी डिफ़िकल्टीज़, उसने काफ़ी सारी तकलीफ़ें, मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। बट नाउ, लेकिन अब, हर वेदर्ड हैंड्स कुड नॉट लिफ्ट हैवी थिंग्स, अब उसके जो कमज़ोर हाथ हैं, जो वो भारी चीज़ों को नहीं उठा सकते। शी गॉट अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, उठी और उसने खिड़की से बाहर देखा। एज शी लुक्ड, जैसे उसने देखा बाहर, अ स्माइल केम टू हर लिप्स,
उसके होंठों पे मुस्कुराहट आ गई व्हेन शी सॉ द बिग, जब उसने देखा, क्या देखा, बड़ा सा डैश इम्प्रेसिव, बिग इम्प्रेसिव ब्यूटीफुल लॉन विद प्लांट्स एंड क्रीपर्स, जहाँ पे खूबसूरत सी झाड़ियाँ बनी हुई थी, क्रीपर्स पौधे थे, बेलें वगैरह खूबसूरत सी वो बनी हुई थी, एंड मैंगो ट्रीज और आम के दरख्त थे। सब कुछ क्या लग रहा था, सर्विंग एज अ बैकड्रॉप। शी डैश ऑन हर बेड वंस अगेन, शी कोलैप्स्ड, एकदम से वो अपने बिस्तर पे आकर दोबारा गिर गई, यानी लेट गई या बैठ गई। एंड बिकेम डैश विद हर थॉट्स एंड बिकेम प्रीऑक्युपाइड, फिर अपने ख्यालात में खो गई। शी थॉट ऑफ हर shabby old house, her 5 siblings, and how they always used to offer their obligatory prayers. She also recalled how her mother always hosted meetings for the village women to teach them various skills. फिर वो अपने उन दिनों को भी याद करती रही कि जब वो अपने पुराने से गंदे से घर में रहती थी, वहाँ 5 उसके बहन भाई थे और वो नमाज़ पढ़ते थे पाबंदी के साथ। फिर उसने ये भी याद किया कि उसकी जो वालदा थी वो गांव की औरतों के लिए जल्द से जल्द उसका अहतमाम करती, मीटिंग्स का इनकाद करती और उन्हें बताती, मुख्तलिफ हुनर सिखाती उन्हें। शी थॉट अबाउट हाउ शी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ ऑनिंग अ बिग हाउस, कैसे उसने सोचा कि किस तरह से वो हमेशा से सोचती रही कि एक बड़ा सा उसका घर हो विद अ बिग गार्डन, और इसका बड़ा सा बाग हो, बागीचा हो, मतलब थिंकिंग ऑफ दोज टाइम्स एंड ही द लाइफ शी हैड नाउ, शी थैंक्ड गॉड फॉर मेकिंग इट पॉसिबल, उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जो भी उसके पास है, पॉसिबल फॉर हर टू रियलाइज हर ड्रीम्स, कि वो अपने ख्वाबों को देख सके, महसूस कर सके, इस पे उसने शुक्र अदा किया। यूनिट 3.1 की एक्सरसाइज नंबर 4 के आंसर्स हैं ये, जो ब्लैंक्स फिल किए हमने। इन ब्लैंक्स में ये आएगा, फर्स्ट ब्लैंक में ये सारे सीक्वेंस से लिखी हुई हैं, बॉर्न, वेदर्ड, इम्प्रेसिव, बैकड्रॉप, कोलैप्स्ड, प्रीऑक्युपाइड, शैबी, सिबलिंग्स, ऑब्लिगेटरी, होस्टेड, रियलाइज। यूनिट नंबर 3.1 की एक्सरसाइज नंबर 5 है, राइट शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। ये जो सवाल हैं इनके बिल्कुल शॉर्ट आंसर आपने देने हैं, इनको लॉन्ग वे में डिस्क्राइब नहीं करना, बिल्कुल शॉर्ट ही आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट वाज जमील्स फादर डूइंग व्हेन ही केम होम। जब जमील घर पे आया तो जमील के जो फादर हैं यानी उनके वालिद साहब, वो क्या कर रहे थे। आप इसका आंसर इस तरह से कंपोज कर सकते हो, व्हेन जमील केम होम हिज फादर वाज टेकिंग अ कप ऑफ टी, चाय पी रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द फैमिली हैव डिनर। फैमिली ने डिनर कहाँ किया था, ज़ाहिर है कि सहन में किया था, सहन में बैठ के। द फैमिली हैड डिनर सिटिंग अराउंड द टेबल इन द कोर्टयार्ड। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड जमील एंड सारा गो टू स्टडी। आंसर क्या होगा इसका, जमील एंड सारा वेंट टू स्टडी। वेयर, कहाँ गए थे, अपनी खाला के घर शहर में। जमील एंड सारा went to the city to their aunt's house to study. Question number 4, where did they build the hospital? अब उन्होंने हॉस्पिटल की तामीर कहाँ की थी, बहुत अच्छी बिल्डिंग थी लेकिन बिल्ड उन्होंने विलेज में ही किया था। और यहाँ पे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है तो आप इसका आंसर भी पास्ट इंडेफिनिट में ही दोगे। दे बिल्ड, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, दे बिल्ड द हॉस्पिटल इन द विलेज। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड सारा हैव। आंसर, सारा हैड 2 चिल्ड्रन।
क्वेश्चन नंबर 6, विच व्हीकल डिड दे ट्रैवल इन? आंसर है कौन सी गाड़ी में वो ट्रैवल करते थे? इसका आंसर आप खुद लिखें, लास्ट के ऊपर लिखा हुआ है जमील जिस गाड़ी में ड्राइव करके जाता है लंच करने के लिए। पहले वो सारा को ड्रॉप करता है और फिर घर पे जाता है लंच करने के लिए। यूनिट नंबर 3.1 एक्सरसाइज नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सवाल हैं और इनके आपको आंसर यानी जवाबात वो बनाने हैं या इनको रिप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1, why do you think nobody spoke while eating dinner? Question 2, why was Jamil upset? Question 3, why do you think Sarah tried to hide her feelings? Question 4, both Sarah and Jamil had to pass every test in the first go. Why was it so? Question 5, how did Sarah and Jamil and their family manage the expenses for their studies? Question 6, how did life change for Jamil's family and the villagers? Question 7, how was Sarah educating the village women? Village women को किस तरह सारा एजुकेट कर रही थी? नंबर 8, what lessons do we get from the story? अब पूरा चैप्टर आपने पढ़ा, जब आप अच्छे से टेक्स्ट को रीड कर लेते हो तो आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी सवाल उससे रिलेटेड पूछा जाए तो आप इसको रिप्लाई कर सको, उसका आंसर दे सको। बस कंपोज करना है सही टेंस में, सही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, और जो पूछा गया है सिर्फ उसी का आंसर देना है, उसी को रिप्लाई करना है। और आगे आपको कुछ मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हो कि उस तरह के आंसर आप कंपोज कर सकते हो। या आपको रेकमेंड नहीं किया जा रहा कि आप ज़रूरी यही आंसर्स याद करें, ये प्रैक्टिस के लिए हैं। इस तरह से आप खुद बनाने की और ख़ुद कंपोज करने की कोशिश करें, जो कि इस बुक की डिमांड है कि आपकी रीडिंग स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आपसे कोई भी क्वेश्चन टेक्स्ट से रिलेटेड पूछा जाए तो आप खुद उसको अपनी क्रिएटिव स्टाइल में, अपनी ऑन वर्डिंग में उसको रिप्लाई करो। एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि वाई डू यू थिंक नोबडी स्पोक व्हाइल ईटिंग डिनर? डिनर के दौरान कोई भी बात नहीं कर रहा था, क्यों? आपके ख्याल में क्या रीज़न है इसकी? आंसर इस तरह का हो सकता है, नोबडी स्पोक व्हाइल ईटिंग डिनर बिकॉज दे नोटिस्ड दैट जमील वॉज अपसेट। अब देखें, जमील परेशान था स्टोरी में, इसलिए आपने पास्ट टेंस में इसको रिप्लाई किया। टेंस का आपने स्ट्रक्चर का खास ख्याल रखना है कि जमील परेशान था, उन्होंने नोटिस किया। दे वर थिंकिंग अबाउट द रीज़न फॉर जमील सैडनेस, उसको देख रहे थे, नोट कर रहे थे, लेकिन कुछ ज़्यादा बातचीत किसी ने नहीं की। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज जमील अपसेट? जमील परेशान क्यों था? जमील वॉज अपसेट बिकॉज ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज नेक्स्ट एजुकेशन टू कंटिन्यू एंड देयर वॉज नो कॉलेज इन द विलेज। क्योंकि जमील का रिज़ल्ट तो अच्छा आया था लेकिन उसे मज़ीद पढ़ना था, लेकिन उनके गांव में कोई कॉलेज नहीं था। ये चीज़ उसको परेशान कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू यू थिंक सारा ट्राई टू हाइड हर फीलिंग्स? सारा ने अपनी फीलिंग्स क्यों छुपाई? क्योंकि जब उसके फादर ने उसको कहा कि वो नहीं जाएगी शहर पढ़ने के लिए तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फ़ौरन से उसने जो आंसू ना वो साफ़ कर दिए। शी वॉज़ अ गुड गर्ल एंड शी डिड नॉट वॉन्ट टू मेक हर फैमिली मेम्बर्स सैड। वो एक बहुत अच्छी बच्ची थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी फैमिली उसके आंसू देख के या कोई परेशान हो। वो किसी को खामखा में परेशान नहीं करना चाहती थी। एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 4 है, बोथ सारा एंड जमील हैड टू पास एवरी टेस्ट इन द फर्स्ट गो, व्हाई वाज इट सो? जमील और सारा जब शहर चले गए, कॉलेज में उन्होंने जाके पढ़ना शुरू किया तो उनको हर एग्ज़ाम में ए ग्रेड की ज़रूरत थी। क्यों? सारा एंड जमील हैड टू पास द टेस्ट इन द फर्स्ट गो बिकॉज क्योंकि दे वांटेड टू गेट एडमिशन टू मेडिकल कॉलेज एंड देयर ड्रीम वाज टू बी द डॉक्टर। उनको मेडिकल में एडमिशन चाहिए था, उन्होंने डॉक्टर बनना था इन द फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल में। इसलिए दे नीडेड टू वर्क वेरी हार्ड टू अचीव देयर डेस्टिनेशन एंड गोल्स। जो भी उनकी मंजिल थी, जो उनके ख्वाब थे, उसको पूरा करने के लिए मेडिकल में उनको जाना था और उसके लिए हाई ग्रेड्स की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 5,
How did Sara and Jamil and other families manage the expenses for their studies? जब सारा और जमील डॉक्टर बन रहे थे तो उनके पढ़ाई के अखराजात जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं उसको उन लोगों ने किस तरह से मैनेज किया, कैसे संभाला? सारा एंड जमील एंड देयर फैमिली मैनेज द एक्सपेंसेस बाय हार्ड एफर्ट्स। सारा जमील ने और उसकी फैमिली ने बहुत हार्ड कोशिशें की, बड़ी मैनेजमेंट की, मेहनत की कि इन सबको, इन अखराजात को मैनेज करने के लिए। लाइक सारा एंड जमील स्टार्टेड गिविंग ट्यूशन टू द स्टूडेंट्स एज अ पार्ट टाइम जॉब। जैसे कि सारा और जमील ने पढ़ने के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दी ताकि यहाँ से कुछ अर्निंग हो और वो भी सपोर्टिंग हो जाए उनके एक्सपेंसेस में, उनके ड्यूज़ वगैरह में। द फादर एंड खालिद सोल्ड आउट देयर फर्टाइल लैंड टू पे द फी ऑफ मेडिकल। वालिद ने और खालिद ने अपनी जो ज़मीन थी उसको बेच दी, बहुत ज़रख़ीज़ अच्छी ज़मीन थी, उसको फ़रोख्त कर दिया ताकि मेडिकल के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो पे हो सकें और पूरे हो सकें। एक्सरसाइज 6, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड लाइफ चेंज फॉर जमील फैमिली एंड द विलेजर्स? जमील की फैमिली के लिए और उसके विलेजर्स के लिए कैसे लाइफ कैसे चेंज हो गई? जमील बिल्ड अ ग्रैंड हॉस्पिटल इन द विलेज टू सर्व द विलेजर्स। जमील ने हस्पताल बनाया गांव में, वो डॉक्टर बन गया, ठीक है। उसकी इज़्ज़त में, उसके मर्तबे में, मकाम में, उनके माली हालात में, हर चीज़ में बहुत फ़र्क आ गया। तो जमील और उसकी फैमिली सबका स्टेटस जो है वो हाई हो गया, उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ, शोहरत में इजाफ़ा हुआ। इन दिस वे द विलेजर्स गॉट द फैसिलिटी ऑफ मेडिकल एंड डॉक्टर्स। और गांव में रहने वालों को भी डॉक्टर्स की और तिब्बी सहूलियात की फराहमी हो गई। जमील रियलाइज्ड हिज ड्रीम फॉर ही हैड बीन डूइंग वेरी हार्ड एफर्ट्स। और जमील ने देखा, उसने अपने ख्वाबों की तकमील पा ली जो उसने सोचे थे, बड़ी मेहनत की थी जिनके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वाज सारा एजुकेटिंग द विलेज वेमेन? सारा गांव की औरतों को किस तरह से तालीम दे रही थी? सारा वाज एजुकेटिंग द विलेज वेमेन by having different processions and meetings to make them conscious about the healthy tricks and hygienic rules. सायरा गांव देहात की जो औरतें थी, ख़वातीन थी, उनको शऊर देने के लिए, यानी तिब्बी सहूलियात और सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारने के असूल, जो बुनियादी असूल हैं, उनसे मुतालिक शऊर देने के लिए वो मीटिंग्स वगैरह और जलसे जुलूस का इह्तिमाम कर दी, सेमिनार्स कर दी ताकि ख़वातीन इस चीज़ से बाखबर हों और ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद रहें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट लेसन्स डू वी गेट फ्रॉम द स्टोरी? हम कहानी पढ़ के क्या सबक हासिल करते हैं, हमें क्या मैसेज मिलता है? वी लर्न दैट वी शुड बी कंसिस्टेंट इन आवर डिटर्मिनेशन। हम ये लर्न करते हैं, ये सीखते हैं कि हमें अपने इरादे में, इंटेंशंस और डिटर्मिनेशन का यही मतलब होता है मज़बूत इरादे में इस्तक़लाल, यानी मजबूती के साथ कायम रहना चाहिए, यानी अपने इरादों से नहीं हटना चाहिए। टू गेट आवर अचीवमेंट एंड गोल्स, ताकि हम जो भी हमारे मकासद, हमारे टारगेट्स, हमारे ख्वाब हैं, उनको हासिल कर सकें, कामयाबी हासिल कर सकें। गुड थाट्स, नेचर एंड हार्ड वर्क, जो अच्छी सोच होती है और अच्छी नीयत, अच्छी फितरत और साथ में मेहनत, ये चीज़ें साथ में अगर हों, आर सपोर्टिंग सोर्सेज, तो वो ये क्या होती हैं, मदद करने वाले ज़राए के तौर पे काम करती हैं। फॉर गेटिंग सक्सेस इन लाइफ में सक्सेस लेने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए ये चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं और इन चीज़ों को बुनियादी उसूल के तौर पे अपनाना चाहिए अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। यूनिट नंबर 3.1, एक्सरसाइज 7, थिंक ऑफ व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। आप बैठ के ज़रा अपने बारे में सोचिए कि जब आप बड़े होंगे या आप मज़ीद फ्यूचर में जाएंगे या अपनी स्टडीज़ के बाद, तो आप क्या बनना चाहेंगे? Develop a plan for realizing your dreams by answering the following questions. आप एक डायरी पे नोट लिखें या फिर एक बड़ा कॉम्प्लिकेटरी नोट टाइप बनाइए या सोचिए, प्लान कीजिए उनको, अपने ड्रीम्स को या अपने टारगेट्स को कैसे अचीव करना है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में।
तो ये कुछ हिंट्स हैं जिसके थ्रू आप सोच सकते हो। और प्लानिंग करना अच्छा होता है। प्लानिंग पॉलिसी हमेशा कामयाबी को प्रिसाइज करती है, मतलब उसके स्टेप्स बनाती है, उसको अट्रैक्टिव बनाती है कि हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरह से उसको प्लान करना है। क्वेश्चन को हम समझते हैं। नंबर 1 है, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम दिस। मतलब एक चीज़ है, सपोज आपने सोचा कि आप एक टीचर बनना चाहते हो फ्यूचर में एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, या फिर आप सोचते हो कि आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो या इंजीनियर बनना चाह रहे हो, कुछ भी, जो भी आपका ड्रीम है। तो पहले तो रीज़न बताएं कि आप क्यों बनना चाहते हैं। क्या इसका कोई मकसद है, क्या इसके पीछे कोई नीयत है, या आपको पसंद है, या अर्निंग पर्पज़ है, नॉलेज पर्पज़ है, कुछ भी है। पहले तो रीज़न कि आप क्यों इसको चूज़ कर रहे हो। सेकंड स्टेप पे आपको ये बताना है, नरेट करना है, व्हाट विल यू हैव टू डू टू रियलाइज़ योर ड्रीम। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी इस जो भी मंजिल आपकी है उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या प्लान करना पड़ेगा या कौन से काम करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 3, व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कैन हेल्प यू इन अचीविंग योर एम। यानी जो भी आपका मकसद है, जो आप हासिल करना चाह रहे हो, उसको पूरा करने के लिए कौन से ऐसे ज़राए हो सकते हैं, फैक्टर्स या ऐसे रिसोर्सेज हो सकते हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकें, जो आपके लिए मावन साबित हो, मददगार साबित हो। पॉइंट नंबर 4 ये है कि व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट माइट कम इन योर वे। अब आपने क्या नरेट करना, क्या बयान करना है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, एस्टिमेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि फ्यूचर का हम फिक्सली तो कुछ भी नहीं कह सकते कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। हम जस्ट सोच सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं और एक वैल्यूएटेड एस्टिमेशन दे सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, कि अगर आप ये काम कर रहे हो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, ये करते हो, ये प्लान है, तो इस दौरान आपको क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 या फिर पॉइंट नंबर 5 क्या है, हाउ विल यू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम्स जो हैं कौन सी है, जैसे सपोर्ट बाय फैमिली एक प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका शौक़ बहुत ज़्यादा है, ट्रेंड बहुत ज़्यादा है लेकिन कुछ करने का, लेकिन माइंड इतना प्रिपेयर नहीं है, या वो इतना ज़हीन नहीं है, या बहुत ज़हीन हो, कॉन्शियसनेस नहीं है, क्या चीज़ है, मतलब कौन सी प्रॉब्लम्स हैं या हो सकती हैं। तो अगर वो प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको कैसे काबू करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे। जब उनको कंट्रोल कर लोगे देन द वे विल बी वेरी ईजी फॉर यू, तो फिर रास्ता आपके लिए बहुत आसान होगा। तो इस तरीके से आपने सारा लिखना है या मैनेज करना है, प्लान करना है कि आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड कैसे लिख सकते हो। तो इस प्रैक्टिस करने से आपके एक ऐसे राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो सकती है, जैसे अबाउट योर फ्यूचर प्लान, अबाउट योर ड्रीम, अबाउट योर पर्सनल पर्पस या टारगेट्स, आपके मकासद क्या हैं, गोल्स क्या हैं टू अचीव समथिंग इन लाइफ। तो आप इसको ज़रूर करके देखें, सोचें और राइट डाउन करके बड़े प्रिसाइज तरीके से और इसी सीक्वेंस में, जैसे ये 5 स्टेप्स आपको बताए गए हैं, इसी सीक्वेंस में अपना जो कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज करें, यानी इसी सीक्वेंस में लिखिएगा। आफ्टर यू हैव आंसर्ड दीज क्वेश्चन इन योर नोटबुक, वर्क विद योर पार्टनर एंड शेयर योर फ्यूचर प्लान्स विद ईच अदर। इसके बाद आप डिस्कस करें इसको। डिस्कशन से क्या होता है कि कुछ मिस्टेक्स भी हमारी करेक्ट होती हैं, कुछ मज़ीद पॉइंट्स जो हमारे जहन में नहीं हैं, जब हम शेयर करते हैं दूसरे भी इससे गेन करते हैं, हम भी उनकी चीज़ें कलेक्ट करते हैं। तो शेयरिंग से हमेशा कोई चीज़ बढ़ती है, नॉलेज हो, करेक्शन हो या कुछ भी हो। डिस्कशन से हमारी लिसनिंग पावर और स्पीकिंग पावर भी बढ़ती है, और शेयरिंग से हमारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन भी बढ़ती है। Thank you very much for listening to the instructor of Alpine Academy.